क्या जेएम सैयद की सियासत प्योर नेशनलिस्ट कॉम्परस सियासत थी या एक सोशलिस्ट टाइप या तबकाती जदोजहद के हवाले से भी उनका कोई रोल रहा है? कैसे जेएम सैयद फाउंडर ऑफ सिंधी नेशनलिज्म या फाउंडर ऑफ नेशनलिज्म कहलाते हैं सिंध में? साईं जीएम सर जब आए यहाँ पर तो साईं जीएम सर ने जो स्टार्ट हुई उनको भी सारे किसी ने की, तो साईं खुद कहते थे, हमें मुझे याद है कि भाई मुझे नेशनलिज्म के बारे में गुलाम अहमद भुरगड़ी ने किया। मैं बुनियादी तौर पे साईं जीएम सर के सियासी रोल को 4 अदवार में तकसीम करता हूँ। सबसे पहला, उन्होंने सियासत की स्टार्ट ली 1919 के खिलाफत मूवमेंट से। तो 1919 से 1938 तक 1983 तक जब उसने सिंध यूनाइटेड पार्टी, कांग्रेस सबको छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन की। तो दूसरा दौर था उसका 38 से 46 तक मुस्लिम लीग का। 46 में जब वो अलग होते हैं, जिन्ना का सहर उसकी शख्सियत से टूटता है। उसके बाद 46 से लेके 1972 तक वो प्रोग्रेसिव, नेशनलिस्ट, आवाम दोस्त, इंसान दोस्त अपने फ़िक्र और फ़लसफ़े की बुनियाद भी रखते हैं और डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी वो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। तो उस ज़माने में जिन्ना साहब से इख्लाफ हो गए थे साईं के, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया आपको कि उस ज़माने में ये जिन्ना साहब ये भी कह रहे थे भाई कांग्रेस वालों की क्यों सपोर्ट करे, फिर भी साईं ने किया। तो साईं हमेशा कहते थे कि भाई सिंध फर्स्ट है, सिंध के लिए जो भी इशू बेहतर होगा हम उसके लिए करेंगे। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, इंडिया में नेहरू आ गया। नेहरू ने क्या पॉलिसी बनाई कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स उनको बेनिफिट, जितने भी खान बहादुर, नवाब और ये राय जो थे सर, उन सबको ज़ीरो कर दिया। उनको कहा भाई ये अब नहीं आ सकते, उनको ख़त्म कर दिया। और उसके उलट हुआ अपने पाकिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने किया झगड़ा, वो सब चीज़ें ख़त्म। सर, नवाब, खान बहादुर वही मेंबर बने। जब नज़रबंद किया गया, 1960 का ज़माना है, तो फिर जेएम सैयद अपने जिदोजहद का जो फार्म है, जो रुख है, वो कुछ अलग तरीके से मोड़ देते हैं। वो जो जीनियस जनरल होता है, ही नोज हाउ टू रिट्रीट। तो एक कदम पीछे हट के कन्फ्रंटेशन की जगह बज़म सूफिया सिंध बना ली। जेएम सैयद के हवाले से जैसे हमने पिछले वीडियो में उनकी जो अर्लियर लाइफ, एजुकेशन या अर्लियर फेजेस ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस किए थे, लेकिन अभी तक जो बात समझने की है वो ये है कि क्या जेएम सैयद की सियासत प्योर नेशनलिस्ट कॉम्परस सियासत थी या एक सोशलिस्ट टाइप या तबकाती जदोजहद के हवाले से भी उनका कोई रोल रहा है? तो इस वीडियो में हम उनकी जो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म, कैसे जेएम सैयद फाउंडर ऑफ सिंधी नेशनलिज्म या फाउंडर ऑफ नेशनलिज्म कहलाते हैं सिंध में, और उनकी जो सियासत का बुनियादी जो वो था, एक डायरेक्शन थी या बुनियाद था सियासत का शुरू से ही नेशनलिज्म थी, या उनके पॉलिटिक्स के हवाले से जो है वह तबकाती जदोजहद भी उनकी सियासत में आती है। अब हम जैसे देखते हैं कि जेएम सैयद का जो पार्लियामानी दौर शुरू होता है सियासत का, तो वो बुनियादी शुरू होता है उनकी गांधी के साथ मीटिंग के साथ। 1928 में वो गांधी से मिलते हैं। उसके बाद जून 1934 में उनके यहाँ उनकी जो कराची की रिहाइश का है हैदर मंजिल, वहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें उस टाइम के बड़े सियासतदान सिंध के, जिसमें सर शाह नवाज भुट्टो, खान बहादुर, अल्लाह बख्श सुमरो, उनके भाई मौला बख्श, और उनके साथ जो है वो हातिम अलवी, मोहम्मद अली शाह ऑफ मटियारी और मोहम्मद अली शाह दरबिलाई, और उनके साथ जो है बहुत कई सियासतदान मिलके वहाँ सिंध पीपल्स पार्टी के क़याम का फैसला करते हैं। लेकिन आगे चल के फिर वो सिंध यूनाइटेड पार्टी बनाते हैं, जो जिसमें उनके जो मेजर जो अहदेदारान होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त है सर शाह नवाज भुट्टो और जेएम सैयद और सर अब्दुल्ला हारून।
1937 में इलेक्शन होती है जिसमें मेजर विनर जो है पार्टी वो यूनाइटेड पार्टी 22 इलेक्शंस के साथ, और फिर वो सर शाहनवाज भुट्टो और सर अब्दुल्ला हारून को होती है इलेक्शन में शिकस्त। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये दौर जीएम सैयद का खास करके यहाँ से हमें समझना है कि सर शाहनवाज भुट्टो की शिकस्त होती है, सर अब्दुल्ला हारून की शिकस्त होती है, और उसके बाद जो जीएम सैयद आगे कि यहीं से ही नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें समझने के लिए कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जीएम सैयद कहाँ से शुरू करते हैं और क्यों शुरू करते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो जीएम सैयद के जो मेजर, अभी अगर सियासत के अदवार की बात करेंगे, फेजेस ऑफ जीएम सैयद्स पॉलिटिक्स, वो बुनियादी तौर पर कुछ अगर देखें तो एक तो उनके लोकल गवर्नमेंट वाला फेज है जिसमें वो कराची बोर्ड के लोकल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट होते हैं, जमशेद नसरवान जी से रहते हैं वो। दूसरा फेज़ ये पार्लियामानी सियासत का फेज़ है जिसमें कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस में रहते हैं। 1928 में गांधी से मिलके वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। फिर वो 1934 में सिंध पीपल्स पार्टी और फिर यूनाइटेड पार्टी बनाते हैं। तो एक फेज लोकल गवर्नमेंट वाला, दूसरा फेज पार्लियामानी सियासत का जो बुनियादी तो 1928 से शुरू होता है लेकिन प्रैक्टिकली 1937 से लेकर 1947 तक शुरू होता है। ये दूसरा फेज जिसको हम पार्लियामानी सियासत बोलते हैं जीएम सैयद का। तीसरा फेज है जीएम सैयद की सियासत का, वो है 1947 से लेके 1970 तक या 1972 तक, उसमें हम फिर बात करेंगे। और चौथा दौर जो है वो जीएम सैयद का वो है 1972 से लेके उनकी जो है वो डेथ तक 1995 25 अप्रैल 1925 तक। ये फेजेस हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करेंगे जीएम सैयद कैसे फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म है, उसमें हमें फिर सिंध की पिछली जो तारीख है उसमें जितनी भी सोसाइटी में पोलराइजेशन रही है उसको समझना होगा, क्योंकि सिंध की जो थ्रू आउट समाज है वो किसी न किसी तरह से पोलराइज रहा है, डिवाइड रहा है। कास्ट सिस्टम कर दें और रिलीजियस, लेकिन मेजर जो है वो कास्ट सिस्टम है सिंध में। अब हम अगर एंसेंट हिस्ट्री में जाते तो राय साहसी से, तो उसके बाद जब चच था जो वजीर था राय साहसी का, वहाँ से हमें तारीख मिलती है उसकी डायरी, फिर जो आगे जाके चचनामा जिसको कहते हैं, उसमें हम जब देखेंगे तो सिंध के हवाले से पहले हमें ये समझना होगा कि सिंध की सोसाइटी का बेस्ट स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सिंध समझना होगा। फिर हम समझने में हमें आसानी होगी कि जीएम सैयद फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन कैसे कहलाते हैं। आप सिंध की हिस्ट्री जब देखोगे तो सिंध की हिस्ट्री तो जो उसके बॉर्डर्स हैं वो तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट होते रहे हैं। अब हमारी हिस्ट्री जो अभी जो नॉन हिस्ट्री है वो राजा डाहिर तक ही है, उससे पहले तो है ही नहीं। तो वो चच और राजा डाहिर और उसके बाद आई, तो चच और राजा डाहिर की हिस्ट्री वो भी अरब आए, उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। और चच जो खुद बरमन था तो उसको लिखना पढ़ना आता था, तो उसने कुछ लिखा होगा अपने बारे में। उसके बाद उसके बेटे आए, उसके यहाँ फिर अरब आए तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। उससे पहले की हिस्ट्री तो थी नहीं, तो हमें भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं था। इस हिस्ट्री में जब आप देखें उसमें भी वो कॉन्फ्लिक्ट दौर था। सिंध रियासत तो थी, लेकिन सिंध जो रियासत थी वो थी बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट रियासत थी। उस पे जब चच आया तो वो था ब्राह्मण, उसने बुद्धिस्ट को ख़त्म करके वो अपनी ब्राह्मण सियासत आ गई, हिंदूज आ गई। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, मेजॉरिटी बुद्ध और माइनॉरिटी ब्राह्मण भी नहीं बल्कि वो दूसरे समझ लें कि हिंदू, लेकिन ये ब्राह्मण होके आ गया। तो उनके साथ उसकी क्वीन से, सियासी के क्वीन से शादी उसने कर ली चच ने, तो वो बादशाह बन गया। वो बादशाह बन के बैठ गया तो उसने हुकूमत की, फिर उसका राजा डायर बेटा हुआ, फिर उसने हुकूमत की। यही तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का ये कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू से रहा उसमें। तो नेशन ऐसी रही नहीं, कोई भी नेशन ये नहीं कहता था कि मैं ये हूँ वो मतलब ब्राह्मण आया तो मतलब वहाँ से माइग्रेटी कोई करके आए, जो अब प्रेजेंट इंडिया है वहाँ से माइग्रेट करके आया, यहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी था, बादशाह के पास आ गया तो हुआ। और अगर हिस्ट्री में उससे पहले भी चले जाएं वो तो फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। क्लास डिवीजन और रिलीजियस डिवीजन थी उस टाइम। हाँ, क्लास और रिलीजियस डिवीजन थी, लेकिन उसमें भी अगर वो उसको कहें कि जब यहाँ पर बुद्धिज़्म आया होगा तो बुद्धिज़्म भी तब आया ना
जब अशोक आया तो अशोका लाया सिंध में, पहले तो अशोका से पहले तो सिंध में नहीं होगा, पहले तो शिव था यहाँ पर, तो यहाँ पर तो रियासत शिव की रियासत थी क्योंकि सेवन थे और ये था। उसके बाद वो अशोका ने आके बुद्ध सारे लोगों कर दिया, वो भी ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती किया होगा या जो भी हुआ अगर किसी में प्रीचिंग। उसके बाद फिर वही शिव की तरफ चले गए, हिंदुज़म की तरफ चले गई। तो नेशन बिल्डिंग में वो क्लास सिस्टम अपनी जगह पे रहा लेकिन नेशन को उधर नहीं रहा। तो वो क्लास सिस्टम की वजह से भले नेशन भी रहे, लेकिन जब क्लास सिस्टम बढ़ जाएगी तो फिर वो नेशन नहीं रहती। तो वो स्टार्ट से यही होती रही वो दिए। फिर आए सुमराज। अब जब सुमराज आए तो वो अरब जब गवर्नर करते थे, उसके बाद हो गया। तो सुमराज जब हुकूमत में आए उन्होंने भी किया। तो सुमराज में भी यही था कि वो ही हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो वो भी अपर कास्ट से ब्राह्मण। तो उन्होंने अपनी जो पावर से, जो सुपर पावर से लिया वो फातमीद गवर्नमेंट से, मतलब इजिप्ट से। वहाँ फातमीद गवर्नमेंट थी, एक अब्बासी थे बगदाद में और वहाँ पर वो, तो इन्होंने सपोर्ट ली इजिप्ट से। सो जब फातमी से इजिप्ट से ली जहाँ थी तो ये उसके अंडर में इन्फ्लुएंस थे, जो आगा खानी है उनके इन्फ्लुएंस में, मतलब एज अ समझ लेंगे इस्माइलीज, और वो भी मतलब जहाँ शिया कह लें उसी में फैक्टर में थे। तो ये सुमराज रहे और इन्होंने 2.5 साल से हुकूमत की। उसके बाद जब ये सुमराज आए तो उनके फिर जो सबऑर्डिनेट थे वो समा डायनेस्टी, वो समा लोग उनके सर्वेंट थे, वो उनके साथ ज़ाती होती रही। वो मेजॉरिटी वो थे। जब उनकी गवर्नमेंट टॉपल करके समा आए तो उन्होंने सुमराज पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि भाई आप कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 करने हैं, खेती बाड़ी नहीं करनी, जो भी हल्के काम है सिर्फ कपड़े धोना, कारपेंट्री, ये चीज़ें करनी है, बाकी नहीं करना। तो वो उन्होंने बंदिश कर दी। तो इसलिए फिर वो समाओं पे भी सुमरा भी ख़त्म हो गया। उस ज़माने में इतनी किलिंग भी हुई कि ज़्यादातर सुमरा जो हैं हमारे वो सारे माइग्रेट होकर चले गए। अभी भी राजस्थान और गुजरात में यहाँ के सिंध के सुमराज अभी तक वहाँ पर है। जो बड़े मतलब जो वेल्दी होंगे, पैसे वाले, वो चले गए, गरीब आदमी तो बेचारा रह गया। और दूसरा पंजाब में अभी जो है वहाँ पर भी सुमरा की जो बादशाह खाना है, बाकी यहाँ पर गरीब गुरबा रह गया सुमरा। फिर समा हुकूमत आई। जब समा हुकूमत आई तो ज़रा जो माइनॉरिटी में जो कुछ सुमराज थे वो तो उनसे खुश तो नहीं होंगे, तो वही कास्ट सिस्टम हो गया। उसके बाद जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने जाके मकरान तक जाके जामनंदों के दौर में बलूचिस्तान मकरान तक हुकूमत की। ये की जब जाके की तो वहाँ बलोच कबाइल ये वो उनको भी लेके आए अपने साथ, तो वो भी उनके होने लगे। फिर ये चलती रही। उसके बाद जब ये हुआ अरगून आ गए, जब समाज को ख़त्म किया तो अरगून आ गए। देखते हैं कि सिंध की जो तारीख है उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंध इज थ्रू आउट डिवाइडेड, और कास्ट पोलराइजेशन इसको कहते हैं, और हॉरिजेंटली पोलराइज्ड सिंध की सोसाइटी, जिसमें आप खास करके जैसे हम थ्रू आउट देखते हैं अरबों के आने के बाद फिर वो कास्ट सिस्टम जो था सुमरा और समा, उसके बाद ज़्यादातर जो चेंजेस आई वो अरगुनों के बाद रिलीजनाइज, अरबों के बाद ही हो गई थी सोसाइटी, लेकिन अरगुन ने उनमें आके और जो है वो मीरामन जानपुरी और इनका ज़माने से हम जब देखते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे एक जो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड रिलीजियस आइडियोलॉजी, वैसे तो अरबों के बाद ही आ गई थी राजा डायर की शिकस्त के बाद, लेकिन अरगुनों के बाद भी यहाँ पे सोसाइटी बड़े लेवल पे पोलराइज्ड हुई, और वहाँ से जो इम्पोर्टेड रिलीजियस आर्थोडॉक्सीज थी वो भी जो है इम्पोर्टेड की गई, और मतलब इस तरह से फिर सोसाइटी आगे चलती है। लेकिन इस दौर में भी जो जीएम सैयद की जो उनके पुश से जो उनका बुनियाद हैदर शाह सनाई जो मखदूम बिलावल के साथी थे, उन्होंने यहाँ से मीरामन जानपुरी को भगाया था, और उनके बाद वो किस तरह से अरगुनों को ले आए, तो उनकी एक पीछे हिस्ट्री भी बनती है अपने दादा के साथ, हैदर शाह सनाई के साथ। बाद जब ये हुआ अरगून आ गए, जब समाज को ख़त्म किया तो अरगून आ गए। वो फिर एक मोहम्मद शाह जौनपुरी है, उसका वाक़या हुआ कि वो मेहदी कहलवाते थे, यहाँ से जौनपुर से इंडिया से आए, वो प्रीचिंग करते आ रहे कि भाई मेहदी हूँ मैं, ये हूँ। तो तकरीबन सिंध के जो वहाँ से हो गया तो सारी सिंध के तकरीबन 50% लोग तो वो उनके मुरीद बन गए थे और उनको मेहदी मानने लगे थे। लेकिन मखदूम बिलावल उनके ख़िलाफ़ थे। तो जो हमारे बड़े जो साईं जेम्स सर की भी जो 15 नस्ल पहले जो शाहिदर थे वो मखदूम बिलावल के स्टूडेंट थे, तो उनके कहने पे उन्होंने मखदूम जौनपुरी उस दरिया में कश्तियाँ होती थी वो डुबो दी, फिर वो बच के जाके अफगानिस्तान पहुँचा।
फिर वो जाके अफगानिस्तान पहुंचा तो वहाँ पर ये आलम तो बहुत बड़ा था, और उसकी कहते थे कि आंखों में इतनी थी कि वो किसी तरफ देखता था तो हिप्नोटाइज हो जाते थे लोग, और वो ज़ाहिर मुकर्रर भी बड़ा था, तो लोग कुरान का भी हाफिज़ है वो, तो लोग सब कहते भाई बिल्कुल इमाम मेहदी तो यही है, तो सारे उसके पीछे पड़ गए, तो सारे उसके हो गए। सिंध में भी काजी काजन और इवन जाम फिरोज़ यहाँ के जो हुक्मरान थे वो भी हो गया उसके मुरीद, और ये तो वो फिर चले गए वहाँ पर भागे। उन्होंने फिर वहाँ से बाबर आ रहा था, बाबर जब आ रहा था तो उन्होंने, वो तो बारबेरियन किस्म का था, वो सबको अफगानिस्तान को उड़ाना, तो हुक्मरान अरगून थे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबर आएगा हम सबको मार देगा, तो कहाँ चलें, तो उन्होंने सिंध का रास्ता बता दिया, क्योंकि वो तो लाहौर से होकर दिल्ली चला जाएगा, यहाँ सिंध की तरफ आएगा नहीं। फिर उन्होंने आके सिंध पे कब्जा कर लिया, फिर अरगून हुए, फिर तुर्खान हुए, शॉर्ट हिस्ट्री में आ जाते हैं, फिर वो तुर्खान हुए, उसके बाद कलोड़ा हुए। कलोड़ा जो पीर थे तो वो बलोचिस्तान में उनके मुरीद थे, सिंध में मुरीद थे, तो उन्होंने उनको मामा शाह को बना दिया कि भाई आप ही हमारे सरदार बनो। हालांकि कबीले थे सिंध में, लेकिन उनको बना दिया कि भाई आप बादशाह बनो। फिर वो बादशाह बना, फिर वो तो बेचारा ऐसे ही था, लेकिन उसका फिर बेटा यार मोहम्मद कलोड़ा आया, फिर उसने रियासत कायम की, फिर वो साइड डेवलपमेंट की, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा। फिर वो उनके जो सारे सिपाही थे फिर वो टालपुर लेके आए गए बलूचिस्तान से। वही उन्होंने जब वो हुआ आखिर में आपस में यही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनके सिपाही तो कलोड़ा को ख़त्म करके टालपुर बैठ गए। फिर वो जैसे फॉरेनर हो गया कि भाई ये बलोच हो गए, यहाँ के जो समाट लोग हैं वो दूसरे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहा, मतलब समाट और फिर बलोच, ये कास्ट सिस्टम और ये सारे। हाँ। फिर जब वो अंग्रेज़ आया कलोड़ा को ख़त्म किया, तो उस ज़माने में जब कलोड़ा में तो एक होशमन शीदी, हाँ टालपुर को ख़त्म किया, तो होशमन शीदी एक लड़ा था, बाकी तो समाट से तो कोई नहीं लड़ा। सबने कहा कि भाई हमारी जंग थोड़ी है, ये तो बलोचों की है, तो वो उन्होंने उसमें नहीं किया। तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, तो ये चलता रहा। उसके बाद आया अंग्रेज़ ने जब कर दिया तो वो उसने फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया। वो जो सिंधी था उसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, भाई हिंदू बेनिफिशरीज हिंदू हो गए, मुसलमान जो सप्रेस हो गए। सिस्टम जो सिंध में प्रेवेल करता, महर सुमरा, ये पोलराइजेशन थी। ये तो समाट हुए ना। हाँ। वो तो समाट में हुआ था, लेकिन समाट भी सेकेंडरी हो गई। हाँ। वो टालपुरों के तौर में, तो वो जब सेकेंडरी हो गए तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। फिर बलोच वो सारे आ गए, मतलब जो ये टालपुर थे तो वो हुकूमत है, तो वो जब उनकी ख़त्म हुई तो उसके बाद तो अब ये कास्ट सिस्टम में हुई, जायदादें वायदादें तो टालपुरों के पास थी, क्योंकि बादशाह ताज़ा थे और वो अंग्रेज़ों से लड़ते भी नहीं थे, क्योंकि 3 रियासतें थी यहाँ पर, मीरपुर ख़ास, खैरपुर और हैदराबाद वाला लड़ा, बाकी मीरपुर ख़ास और खैरपुर ने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया ब्रिटिशर से। जब उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया तो वो तो उनकी तो जायदादें कुछ नहीं गई, वो सिर्फ हैदराबाद वाले की गई, बाकी तो सबकी तो रियासतें, ज़मीनें, प्रॉपर्टी तो सारी उनके पास थी, बाकी जो समाज लोगों से तो निकल गई थी। तो बाकी जो कुछ जो बची तो वो चलती रही। फिर कॉन्फ्लिक्ट तो रहा आपस में। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने तो फिर जब हिंदू मुस्लिम कर दिया तो फिर हिंदूज़ को बेनिफिशरी हो गए, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे भी थे, शहरी आबादी थी, तो वो बेनिफिशरी होते गए और मुस्लिम पीछे होते गए। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। तो आखिर में जब देखते हैं कि सिंध की पूरी सोसाइटी जो है जब कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी, और फिर उसके बाद उसी टाइम जब अंग्रेज़ आते हैं और फिर 1857 के बाद वो मेजर जो फ्यूडल लॉर्ड्स और इस तरह के एक जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे वो तो जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और फिर उनका ये तकरीबन जो है वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन आगे जो फॉरवर्ड क्लास, अर्बन क्लास है, वो हिंदू सेठिया क्लास है, और यहाँ से क्लास डिफरेंस शुरू होता है। और यहाँ से 1843 के बाद सिंध बम्बई के साथ मिल जाता है, और फिर वहाँ हिंदू जो क्लास है वो आगे आना शुरू होता है, जहाँ से एक तबकाती सिस्टम शुरू होता है दोबारा सिंध में। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं जीएम सैयद के एरा आता है 1920s में, तब तक बम्बे से अलहदगी की तहरीक चल रही होती है। गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी जो उस टाइम के बड़े एडवोकेट थे, जिनसे साईं जीएम सैयद कहते हैं कि मैंने असल जो नेशनलिज्म है उनसे सीखा। फिर वैसे हशू केवल रामानी भी आगे चल के जीएम सैयद के करीब हो जाते हैं। तो यहाँ से जब देखते हैं कि बम्बे सेपरेशन वाली जो मूवमेंट है, इसमें जो जीएम सैयद की सियासत है, या 1937 तक लैंड रेवेन्यू एक्ट तक जीएम सैयद एक तबके के खिलाफ लड़ते हैं। उस तबके का नाम है जो हिंदू सेठिया क्लास, जो वहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन जो गरीब हैं और ज़्यादातर वहाँ पे मुसलमान हैं, उनकी ज़मीनें
जो है वो लेते हैं कर्ज़ों के एवज़। तो यहाँ से शुरू से जीएम सैयद की सियासत समझ में आती है कि एक तबकाती तर्ज की सियासत है, एक क्लास के अगेंस्ट सियासत है, जो कि एक इस्तेहसाली क्लास है, जो हिंदू सेठिया क्लास है। साईं जीएम सर जब आए यहाँ पर, तो साईं जीएम सर ने जो स्टार्ट हुई, उनको भी सारे किसी ने कि जो साईं खुद कहते थे, हमें मुझे याद है कि भाई मुझे नेशनलिज्म के बारे में गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी ने किया, और हशु केवल रमाणी तो फिर उसके बाद ही आए, लेकिन जो उससे पहले थे गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी, जो जिन्ना साहब के भी उस्ताद थे। जिन्ना साहब ने उनके, वो इतने बड़े वकील थे कि उन पे 1300 रुपये उनकी ऑफिस में जॉब करते थे। जिन्ना 1300 रुपीज़ देते थे उनको, और कराची में उनका, हैदराबाद में ऑफिस था, और कराची में उनकी ऑफिस में 1300 रुपये में जिन्ना साहब काम करते थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पे बढ़ाएं 1500, फिर उन्होंने नहीं बढ़ाई, फिर वो अपनी अलग कर दी प्रैक्टिस। तो इतने लेवल के उस ज़माने में आदमी थे। तो वो उन्होंने ये सिंध की आइडेंटिटी, क्योंकि वो इस प्रीचिंग के थे कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए, वही मूवमेंट, वही साईं को भी चली। फिर उन्होंने साईं ने मूवमेंट भी चलाई कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाए, ताकि, तो उस ज़माने में जो आजकल वो बड़ी हिस्ट्री में तो मैनिपुलेशन होती रहती है ना, कि यहाँ के जो मेंबर, यहाँ से जो बॉम्बे असेंबली थी, तो उस ज़माने में असेंबली में जो भेजते थे मेंबर, तो एक वो ब्रिटिशर अपना भेजते थे, वो शाहनवाज भुट्टो थे, ब्रिटिशर्स का आदमी था, तो उसको भेजा। और एक यहाँ से जिन्ना साहब मुस्लिम लीग थे, तो जिन्ना साहब गए। तो सबको प्रीचिंग, जिन्ना साहब को भी ये कहा, ये सबको कि भाई आप जाके वहाँ पर लंदन में ये करें कि भाई हमें अलग करें बॉम्बे से, और उसमें करें। तो शाहनवाज भुट्टो सिर्फ उसमें मेंबर थे, उन्होंने कोई भी बॉम्बे के लिए कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई, ना उन्होंने किया, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों के थे, तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन उस कमेटी में मेंबर थे, इसलिए क्रेडिट उनको भी जाता है कि वो उन्होंने बॉम्बे को से अलहदी के लिए सिंध में की। हालांकि उसका कोई थी नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर थे, तो वो हमेशा उनकी तरफ से मेंबर होते थे। अब इस दौर में भी जब बम्बे के सेपरेशन की तहरीक चल रही है, जैसे मैंने बताया गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी से वो यहाँ से शुरू से इंस्पायर होते हैं, वो हिंदू सेठिया जो बम्बे तक ज़्यादा पहुँच रखता है, जो गरीब पीजेंट्स हैं, जो गरीब तबका है, वो पहुँच नहीं रख सकता, तो वो लैंड रेवेन्यू एक्ट तक उनकी कई हज़ारों एकड़ ज़मीनें वो हिंदू सेठिया लेता है, या यहाँ से क्लास स्ट्रगल के ज़रिए। फिर जीएम सैयद, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि यहाँ पार्लियामानी सियासत का आगाज़ करते हैं 1928 गांधी से मुलाकात से। अच्छा, फिर आगे वो 1934 जून 1934 तक वो कांग्रेस में रहते हैं। फिर वो मोहम्मद अली शाह ऑफ दरबेलो और मोहम्मद अली शाह ऑफ मटियारी और अला बख्श सुमरो, सर शाहनवाज भुट्टो और हातिम अलवी, ये सारे वहाँ के बड़े जो है वो, उसके बाद मीरा मोहम्मद शाह, ये सारे वहाँ के बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो मिलके एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग होती है गालबन 12 जून 1934 को साईं जीएम सैयद के घर पे, हैदर मंजिल जो कराची में थी। और फिर वहाँ पे ये मिलके सिंध पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखते हैं। सिंध पीपल्स पार्टी फिर आगे चल के सिंध यूनाइटेड पार्टी के तौर पे 1937 में इलेक्शन लड़ती है, और इत्तेहाद पार्टी भी कहते हैं इसको, जिसमें 21 और 22 सीट्स ये पार्टी लेती है। ये दूसरा फेज है, जब 22 सीटों वाली जो पार्टी है उसको, जैसे हम प्रीवियसली भी डिस्कस करके, हुकूमत नहीं बनाने दी गई। रीज़न सिर्फ वही हिंदू क्लास था जो कांग्रेस में बैठा था, और वो कांग्रेस को भी हुकूमत नहीं बनी नहीं दी, लेकिन हुकूमत बनाने दी गई एक सीट वाले को, सर गुलाम सिंह हिदायतुल्लाह को। यहाँ से ये फेज शुरू होता है, और इस तक भी जो तबकाती जिदोजहद है, हमें समझ आती है कि जीएम सैयद उसी इस्तेहसाली क्लास के खिलाफ लड़ता है, जो माइनॉरिटी में होते हुए भी जो है वो मेजॉरिटी के जो राइट्स हैं वो करता है। अक्टूबर 1938 में फिर जीएम सैयद कायद आज़म से मिल के, क्योंकि कायद आज़म से मिलने या हुकूमत से, वैसे तो सर गुलाम सिंह हिदायतुल्लाह की गवर्नमेंट बन चुकी थी, और फिर वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम लीग ने उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट ख़त्म कराने में मदद किया था, और मुस्लिम लीग को यहाँ पे अपने रूट्स जो है वो गाड़ने थे, तो इसी वजह से फिर वो अक्टूबर 1938 में जिन्ना से मुलाकात करने के बाद जो है वो गालिबन मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, और फिर उनकी यहाँ पे सिंध में शाखें बनाते हैं, और उनकी
हुकूमत मतलब उसके एक्सपेंशन पे काम करते हैं? मैं बुनियादी तौर पे साईं जीएम सैद के सियासी रोल को 4 अदवार में तकसीम करता हूँ। सबसे पहला, उन्होंने सियासत की स्टार्ट ली 1919 के खिलाफत मूवमेंट से। तो 1919 से 1938 तक, 1983 तक, जब उसने सिंधु यूनाइटेड पार्टी, कांग्रेस सबको छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन की। तो दूसरा उसका दौर है 1938 से 1946 तक, जो उसका पूरा इरा है मुस्लिम लीग का, जिसमें वो 2 कौमी नज़रे को ऑन करते हैं, असेंबली में करते हैं, मस्जिद मंदिरगाह का वाक़या होता है। और इस पूरे दौर पे उसने एक बेहतरीन किताब लिखी है, नई सिंध लाए जदोजहद, नई सिंध के लिए जदोजहद। ही इज़ ऑनेस्ट हिस्टोरियन, वो अपनी गलतियां भी बयान करते हैं और उसी दौर पे वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मैंने गलती की, जिसका पछतावा और मदावा, सिर्फ पछतावा नहीं, मदावे के लिए उसने बाकी पूरी उम्र दी। तो दूसरा दौर था उसका 38 से 46 तक मुस्लिम लीग का। 46 में जब वो अलग होते हैं, जिन्ना का सहर उसकी शख्सियत से टूटता है। उसके बाद 46 से लेके 1972 तक वो प्रोग्रेसिव, नेशनलिस्ट, आवाम दोस्त, इंसान दोस्त अपने फ़िक्र और फ़लसफ़े की बुनियाद भी रखते हैं, और डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी वो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नतीजे में नैब को और अवामी लीग को, बंगालियों को हुकूमत नहीं मिलती, तो उसने पूरी पाकिस्तान की सियासत को रीविज़िट किया। रीविज़िट करने के बाद वो उस नतीजे पे पहुँचे कि अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में सिंधी, बलोच और पख्तून कौमों को अपने कौमी हकूक़ नहीं मिल सकते। तो 1972 में उसने ये फ़िक्र दिया कि अब जो है हमें सिंध की आज़ादी की तहरीक चलानी चाहिए, जिसकी पूरी नज़रियाती बुनियाद, वो जज्बाती तहरीक नहीं थी, उसकी पूरी नज़रियाती बुनियाद उन्होंने अपनी किताब में वाज़े कर दी। सिंधु देश छो ऐं छा लाइ, सिंधु देश क्यों और किस लिए। एवरीवन शुड रीड इट दिस बुक। उसके बाद 1972 से लेके 1995 तक he stand till his death with his principles. He rises as the ideologue, as an internationalist, as a die-hard Sindh lover. जो दौर है 1937 से लेके 1947 तक, ये इसकी हर एक चीज़ जो है जीएम सैयद खुद कलमबद्ध करके गए हैं। वैसे तो हम बहुत सारे बाकी सोर्सेज से भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से अगर आपको पढ़ना है तो जीएम सैयद का एक अपना बुक है, नई सिंध लाए जदोजहद, जिसका मतलब है स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध। ये उनके सारी जो 1937 में, अक्टूबर 1938 से लेके और अक्टूबर 1946 में जब तक वो असेंबली मुस्लिम लीग के साथ रहे, फिर उन्होंने अपना एक प्रोग्रेसिव ग्रुप बनाया, फिर उसके साथ जिन्ना के साथ इख्तलाफात की वजह, ये दौर जीएम सैयद का बुनियादी दौर है जिसमें हमें उनका मिजाज भी समझना है। अब अगर शुरू करें तो अक्टूबर 1938 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। आगे चल के वही जीएम सैयद जो मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, वो कांग्रेस के मिनिस्टर अल्लाह बख्श सुमरो को सपोर्ट करके उनको जो हुकूमत है सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की, वो गिरा के सर अल्लाह बख्श सुमरो की हुकूमत बनवाते हैं। इससे इख्तलाफात और इससे क्यों उसका ये इसमें भी यही वो रखते हैं वजूहात कि क्योंकि जो जिस बुनियाद या जिस प्रिंसिपल्स पे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे या जिसके वादे किए गए थे, प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स के वादे किए गए थे, और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, रोज़गार बढ़ाने के, पब्लिक अवेयरनेस के, उसमें सारी कैंपेन्स का जिक्र करते हैं। वो जब नहीं होती तो जीएम सैयद उसके खिलाफ बगावत करके अल्लाह बख्श सुमरो को लेके आते हैं। अल्लाह बख्श सुमरो के साथ भी वो आगे चलते हैं। फिर अल्लाह बख्श सुमरो की शहादत हो जाती है, तो फिर बंदा अली टालपुर सीएम बनते हैं सिंध के। फिर जब
आगे चल के जब पाकिस्तान स्कीम का शुरुआत होती है तो फिर जीएम सैयद 3 मार्च 1943 में सिंध असेंबली से पाकिस्तान के लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाते हैं। फिर आगे चल के जब सर अब्दुल्ला हारून की वफ़ात होती है तो उसके बाद जीएम सैयद मुस्लिम लीग सिंध के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर आगे उनसे जो है वो एक अलग ग्रुप रहता है, लेकिन फिर एक 44-45 तक या 46 तक जीएम सैयद जब देखते हैं कि पाकिस्तान के नाम पे जो सिंध के मफाद आते हैं वो जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, सिंध बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा है, तो वो जिना से इख्तलाफ रखते हैं। और फिर वो इम्पोर्टेड जो लीडर्स थे, इस्माइल खान, लियाकत अली खान और बाकी जो वो सारे जब मुस्लिम लीग चलाते हैं, मुस्लिम लीग के मामलात में इतने हद तक इंटरफेरेंस बढ़ जाती है तो फिर वही जीएम से 1946 में अक्टूबर में जिना से इख्तलाफ करके मुस्लिम लीग छोड़ देते हैं। वो एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, जो पहले जीत के आते हैं। फिर क्योंकि 1946 में 2 इलेक्शंस हुई थी तो जो सेकंड इलेक्शन थी फिर उनके वो हरवाया जाता है, क्योंकि वो केस भी बाद में जीते थे। तो ये सारे सिलसिला इस तरह से चलता है। तो जिना के साथ वो खुद इख्तलाफात की वजह सिर्फ ये बताते हैं। यहाँ से जीएम सैयद अब सिंध और सिंध की बात करते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि जब 37, 38, 41 और 42-3 के साथ, क्योंकि मस्जिद मंजिलगाह जिसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो वाक़या हो जाता है फिर वहाँ पे। लेकिन आगे चल के क्योंकि पाकिस्तान का क्वेश्चन बढ़ जाता है और सिंध नीचे आ जाता है तो यहाँ से जीएम सैयद के इख्तलाफात जिना से शुरू होते हैं और फिर आगे चल के वही बुनियाद बनते हैं। फिर जब पाकिस्तान बन जाता है तो जीएम सैयद अब्दुस्समद खान और अब्दुल गफ्फार खान और जीएम सैयद मिल के फिर पीपल्स पार्टी लॉन्च करते हैं। 1948 की बात है ये। 1948 में खान अब्दुल गफ्फार खान और जैसे खान अब्दुस्समद खान अचक से और ये सारे मिलके फिर पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखते हैं और फिर जीएम सैयद की गिरफ्तारियों और इन सब का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब 37 में ये हुआ कि असेंबली बनी, फिर ये गवर्नमेंट्स आती रही, एक वो सर गुलाम हुसैन आयतुल्लाह लापिस उमरो, फिर बंदा अली और ये सारे वज़ीर अल्लाह बनते रहे। इसमें ये चीज़ें थी। वर्ल्ड वार हो गई तो असेंबली एक्सटेंड हो गई। 5 साल में होनी चाहिए इलेक्शन, वो 46 से चली गई। 6 साल वो और 3 साल और 9 साल तक असेंबली चली, वो लंबी असेंबली चली गई। फिर जब 46 में जाके असेंबली हुई तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। तो उस ज़माने में जिना साहब से इख्तलाफ हो गए थे साईं के, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया आपको कि उस ज़माने में ये जिना साहब ये भी कह रहे थे भाई कांग्रेस वालों को क्यों सपोर्ट करे, फिर भी साईं ने किया। तो साईं हमेशा कहते थे कि भाई सिंध फर्स्ट है, सिंध के लिए जो भी इशू बेहतर होगा हम उसके लिए करेंगे, बाकी आप नहीं। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट तो प्रोपेगेंडा कि आजकल भी जिसको हीरो बनाए जिसको जीरो बनाए, तो उस ज़माने में भी यही थे। फिर भाई साईं ने की झगड़ा जिना से सीटों पे हुआ। सीटें भी एक पॉइंट था कि भाई ये फलाए मेंबर दो, वो सीटें भी इसके लिए था कि भाई जो रियल फाइट करें आप वही जागीरदारों को सीटें दोगे, तो वही खराबी हुई साईं की। और वही पाकिस्तान की जो खराबी हुई वही साईं के कई जो पॉइंट थी। जैसे मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी का क़याम होता है, वो भी पाकिस्तान के अब एक कहते हैं कि पाकिस्तान बन गया है, अभी हम इसको ऑन करते हैं, हमारा मुल्क है। पाकिस्तान के साथ चलने के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लियाकत अली खान के साथ चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने किताब में भी इसी में लिखा है कि वो खतूत जो है वो उन्होंने लिखे लियाकत अली खान और क़यादत को। जिना अभी भी हैं, वो ये दौरान जिना हैं अभी इस टाइम, जिसमें बाकी क़यादत को गिरफ़्तार किया जाता है और इनके अखबारात पे जो है वो पाबंदी, अल वहीद और बाकी ये सारे जो है पाबंदी। अल वहीद तो बाद में है, लेकिन उस टाइम भी अखबारात पे कवरेज करने की पाबंदी डाली जाती है। तो अब यहाँ से अब अच्छा, इंडिया में दूसरा कुछ हो रहा है। इंडिया में ये हो रहा है कि जो हीरोज़ थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको रिवार्ड किया गया, उनके जो है वो वहाँ के गवर्नमेंट ने ऑन किया। यहाँ उल्टा हुआ। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो सर खान बहादुर और इस तरह के अलकाबों वाले आगे लाए गए एक पूरा, लेकिन वहाँ जो थे ये सारे जो इंटाइटलमेंट्स उनके रखने वालों को पीछे
ये नेहरू की पूरी पॉलिसी थी। 47 के बाद जब आए तो साईं ने यही कहा कि चलो ठीक है, पाकिस्तान बन गया, चलो अब पाकिस्तान में ही है। उस वक्त साईं पाकिस्तान के सपोर्टर ही थे, तो पाकिस्तान बारे हम इसमें मुल्क में बेहतरी लाएं। जब बेहतरी लाने के लिए साईं ने बात की तो स्टार्ट में 48 में साईं को अरेस्ट करा दिया। जिन्ना साहब नहीं कर दिया, वो जिन्ना साहब ने खुद किया कि KP के असेंबली तोड़ दी, बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती ले लिया। वो तो स्टेट नहीं थी, वो कलात थी, उसको कलात पे फौज कशी करके ले ली। और वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तो उसके पीछे आगे भले लियाकत अली खान हो या और कोई हो, लेकिन पीछे तो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, जो उनको कह रही थी वही करते। बंगाल में जाके कह दिया कि आज से उर्दू होगी, तो वहाँ पर मसला हो गया। तो मतलब जो कराने वाले थे वही करते गए, उनको तो पता नहीं था कि क्या है, लेकिन वो जो करते गए। और वो एक बड़े मशहूर बात है, अभी किसी ने लिखा हुआ था कि भाई जिन जिन लोगों को नमाज़ पढ़ना भी नहीं आती थी और वो ड्रिंक भी करते थे और पोक भी खाते थे, वही हमारे लीडर बन गए। तो भले जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, सलाका खान हो, जितने भी थे वो तो सारे तो ड्रिंक किए, वो वेस्टर्न कल्चर में थे ना, वो थोड़ी था। तो वेस्टर्न जो कल्चर वो हमारे प्रेडोमिनेंट था, वो जो ईस्टर्न कल्चर हमारा था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट भी खान नवाबजादा, खान बहादुर सर उनको सपोर्ट किया, उनको आगे आने लिया। तो इसलिए वो इंडिया में हमारे में डिफरेंस आ गया कि इंडिया में वो फ्रीडम फाइटर्स आ गए, फ़िलासफ़ी आ गई, उन पे कंट्रोल हो गया, यहाँ का बेस ही बन गया, खान और नवाब आ गया। तो ये तो फेथफुल अपने बॉसेस के साथ ही रहेंगे। तो ये इसके बाद और फिर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल होती रही। फिर 1954 में जब असेंबली में साईं आए और उन्हें कंटिन्यू किया, यही बातें करते रहे ये कि भाई इसमें रहो। फिर 58 में मार्शल लग गया, 58 में मार्शल लग गया तो फिर साईं को फिर अरेस्ट कर दिया। फिर उस ज़माने में सारा हर चीज़ बैन हो गई। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, इंडिया में नेहरू आ गया। नेहरू ने क्या पॉलिसी बनाई कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स उनको बेनिफिट, जितने भी खान बहादुर नवाब और ये राय जो थे सर, उन सबको ज़ीरो कर दिया। उनको कहा भाई ये अब नहीं आ सकते, उनको ख़त्म कर दिया। और उसके उलट हुआ अपने पाकिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने किया झगड़ा, वो सब पीछे ख़त्म। सर नवाब खान बहादुर वही मेंबर बने। तो जाके आप देखें कि अगर शुरू से प्राइम मिनिस्टर 4-5 प्राइम मिनिस्टर हमारे सारे सर हैं, नवाब और लेकिन सर हैं। सर। तो इवन लियाकत अली खान भी सर ही थे, लेकिन वो फिर कह रहा है नहीं। अल्लामा इकबाल भी सर थे, दूसरे भी सारे। अल्लामा इकबाल तो पहले बेचारे चले गए, तो अल्लामा इकबाल की तो फिर वो दूसरी हिस्ट्री है कि वो उसका तो ये कंसर्न है ही नहीं कि भाई वो पाकिस्तान या इंडिया, वो फिलासफर आदमी थे और वो बहुत बड़े शायर थे। उसको उन्होंने करके मुस्लिम करके और उसको छोटा कर दिया, क्योंकि वो पंजाब का मसला था कि पंजाब में कोई उनकी लीडरशिप नहीं थी। तो उन्होंने वो पंजाब की इसमें पाकिस्तान में पार्टिसिपेशन के लिए अल्लामा इकबाल को आगे कर दिया कि उसको कर दिया, जो इतने बड़े आदमी को छोटा करके पेश कर दिया। 1947 के बाद जो GM सैयद वाली सियासत है वो 1970 तक की है। वहाँ पे जो मेजर इनकी कंट्रीब्यूशन है वो है 1 यूनिट के खिलाफ इनकी जिदोजहद, जो एक रिमार्केबल है। एक तो 1 यूनिट के खिलाफ इनकी एक जिदोजहद है, और दूसरा है GM सैयद के जो लिटरेरी रिफॉर्म्स हैं। कहते हैं कि जब 1960 तक, क्योंकि 54 में 1 यूनिट आ चुका था, फिर 1958 में मार्शल आ गया, फिर इनको नज़रबंद किया गया। अब जब नज़रबंद किया गया 1960 का ज़माना है, तो फिर GM सैयद अपने जिदोजहद का जो फॉर्म है, जो रुख है, वो कुछ अलग तरीके से मोड़ देते हैं। के बाद आप देखें जब उसने सियासत में बैन कर दी, तो GM सैयद ने, जैसे कहते हैं ना, जो जीनियस जनरल होता है, ही नोज हाउ टू रिट्रीट। तो एक कदम पीछे हट के कन्फ्रंटेशन की जगह बज़म सूफिया सिंध बना ली। आज जो शाह लतीफ़ को आज पूरा जश्न होता है, शाह लतीफ़ तो पहले उसको हमने ढांप दिया था सूफी शायर में। शाह लतीफ़ के इंकलाबी जोहर को, उसके रेजिस्टेंस के जोहर को पैगाम में लतीफ़ के ज़रिए जो GM सर ने ज़ाहिर किया, फिर बज़म सूफिया फ्रंट से उन्होंने वहाँ खुतबात देने शुरू किए। तो ये एक अपने दौर का कि ठीक है, जो रास्ता बंद है, जैसे आजकल सियासी स्पेस कम हो रही है, सियासी स्पेस कम हुई तो उसने दूसरे रास्ते भी निकाल दिए
कि उस पॉलिटिक्स को अलाइव करे, रखे, जिंदा रखे और मैसेज पहुंचता जाए। उसी दौर में सिंध का प्रोग्रेसिव स्टूडेंट जन्म लेता है, नेशनलिस्ट, सिंध का प्रोग्रेसिव लिटरेचर, शेख हयात हो, रूह रहान हो, शमशीरुल हैदरी का नई जिंदगी हो, सारा जो अदब है, लिटरेचर है, जीनियस जो है ना, इसी 1 मिनट के दौर में पैदा होते हैं। और उसके जो रूह रवा होते हैं, एक जीएम से, दूसरा कामरेड हैदर बजत हुई, दोनों मिलके जो काम करते हैं वो कोई किसी लेफ्ट का किसी का नहीं है। फिर 60s की दहाई आई, उसमें साई ने ये सोचा कि अब हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अब हम ये हमें करने भी नहीं, 1 यूनिट लगा दिया, मतलब नेशन को भी उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। उस ज़माने में थोड़ी नहीं था, 58 में लगा कि भाई 1 यूनिट लगा दिया, अब सिंध प्रोविंस भी नहीं रहा, सिंधी भी नहीं रही, सब नहीं रही, बस एक ही ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। फिर साई ने कहा कि अब इसको प्रीचिंग करो। फिर उन्होंने किताबें लिखने की, नज़रबंद रहे, जेल में रहे, किताबें लिखना शुरू की, ये की, नेशनलिज्म का स्टार्ट लिया। फिर उसमें 2 किताबें जो पहले कहा कि भाई अब किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सिंध का सुरमा लिखा कि सिंध के जो हीरोज़ हैं फिर उसको बनाएं। फिर वो उस तरह से करके आसे सिंध के सुरमों में भी वो सिंध के सुरमे लिखे जिनको मतलब उस ज़माने में शाह लतीफ़ ने तो सिर्फ 2 को किया था, लेकिन साईं ने फिर वो उसको वही किया कि भाई राजा राहर पहले, फिर 2 आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई अब सिंध का सुरमा और इसमें करें, तो वो कौन सा था, दौलत दरिया खान। तो ये किरदार साईं ने उन्होंने कराया कि भाई जो सिंध के जो हिस्टोरिकल जो थे, तो उनको कहा है कि भाई वो नेशनलिज्म डेवलप हो और वो हो, भले वो कास्ट रिलीजन से अलग, एक मतलब वो है अपना हिंदू है, तो दूसरा मुस्लिम है, सुमरा है, तो तीसरा फिर समाट है, तो सबको अलग अलग कर दिया, वो कास्ट से भी निकाल दिया, मज़हब से भी निकाल दिया, और हीरोज़ ये पैदा कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने साईं ने वो उन्होंने पैदा करा दिया कि भाई इस तरह से जितने भी ये लोकल पॉलिटिक्स है उस पर भी साईं ने लिखा है, इवन जिन्ना भुट्टो सब पे भी लिखा है कि नौरतन जितने हमारे हैं सिंध के, उस पर भी हाईलाइट किया कि पर पर्सनल हमारे जो असल किरदार हैं जो उस धरती से, तो उस वजह से सिंध में ये हुई चेंजेस कि सिंध में लोगों को अपनी शनाख्त हो गई, सिंध से आइडेंटिटी हो गई। और पंजाब क्या था कि पंजाब में उनको पता नहीं चला, वो पंजाब के जो अपने हीरो, वो भले वो दुल्ला भट्टी हो, ये हो, उनको सबको निगलेक्ट कर दिया, उनके हीरो वो बना दिए। हाँ हाँ, मतलब वो जो अपने हीरोज हैं, उनको हीरो जो फाइटर तो दुल्ला भट्टी था ना, वो उसको भी अब्दुल्ला नाम था उसका, तो वो उनको भी ख़त्म कर दिया, उनके शायर हो, ये हो, सब ख़त्म। उनको वो पैन इस्लामाइज़िंग करके इकबाल को जो इतना यूनिवर्सल शायर, उसको मुस्लिम शायर बना दिया, और उसको करके, और वो तो मतलब यूनिवर्सल शायर था, जो जिसकी ज़्यादा शायरी भी पर्शियन, वो पर्शियन को भी ख़त्म करके उस उर्दू का शायर बना के मुस्लिम शायर बना दिया, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए। और उनको भी एक तबके ने, इस्टेब्लिशमेंट के तबके ने उनको आगे बढ़ा दिया। तो पंजाब को अपने कल्चर से ही हटा दिया। उनके हीरो गौरी गजनी जो आते थे यहाँ कब्ज़ा करने, गौरी गजनी, महमूद गजनवी, गौरी और ये सारे चाहे बाबर, ये सारे हीरोज़ बन गए पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो मतलब काबजीन थे, वो उनको इन्वेडर्स जो थे वो उनको हीरोज़ बना दिया। सिंध की खुशकिस्मती ये हुई कि साईं ने यहाँ पर नेशनलिज्म ला के उनको इन्वेडर्स को गलत कर दिया। इवन मोहम्मद बिन कासिम को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने पंजाब में अडॉप्ट कर लिया, सिंध में उन्होंने किया, जो अब जाके 50, 60, 70 साल के बाद अब जाके सब मानने लगे मोहम्मद बिन कासिम भी काबजी था। नहीं तो मोहम्मद बिन कासिम तो भाई इस्लाम का हीरो, ये वो, उसके लिए बात करना भी। जैसे हमने बताया ना कि अब तो जब पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो जाता है तो फिर जीएम सैयद जद्दोजहद खत्म नहीं करते, लेकिन उसका तर्ज, उसका तरीका वो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ तक 1970 के इलेक्शंस आ जाते हैं और जीएम सैयद अपने हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि अभी तक वो पाकिस्तान से चल रहे हैं, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब इसी दौर में जीएम सैयद फातिमा जिन्ना के साथ खड़े होकर उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। नेशनल अवामी पार्टी के जो लीडरान हैं उस टाइम, गौस बख्श खान बज़ंजो, नवाब खैर बख्श और वली खान, मतलब ये सारी लीडरशिप है, अवामी लीग, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान,
GM सैयद पे कितना अब वो उनके करीब हैं, ये आप देख सकते हैं तारीख में। वो सब मिला के कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाएं ताकि मुल्क आगे चले। मिनट के एरा पे पहले आते हैं। हाँ 1956 से 69 तक। हाँ उसमें GM सैयद का किरदार क्लास का है कि मैंने पहले जैसे बताया कि उसने उसी असेंबली से 1 यूनिट के खिलाफ बिल पास कर दिया, जिसके नतीजे में फिर और उसका जो किरदार था कि खान गफ़ार खान बिन जो मैंगल्स और पंजाब के प्रोग्रेसिव सारे नेशनल अवामी पार्टी में नैप में थे, जो बाद में NP बनी, तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट तीनों एलिमेंट्स थे नैप में, और उन सारी और सेक्युलर, तो इन सारे फोर्सेस को यूनाइट किया, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया और उसमें सक्सेस हासिल की। पहला मार्शल अभी इस वजह से लगा कि उनकी सर्वे रिपोर्ट में आया कि नैप जीत रही है वेस्ट पाकिस्तान से, और सारे प्रांसेस में तभी तो पीपल्स पार्टी का भी वजूद नहीं था, तो सारे नेशनलिस्ट, लेफ्टिस्ट और प्रोग्रेसिव सेक्युलर वेस्ट पाकिस्तान से जीत रहे थे, तो उन्होंने वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए, मार्शल आ गया। तो GM सैयद का किरदार इंतहाई शानदार था। ये जो दौर है 1970 वाला, जिसमें जुलाई में यहया खान मार्शल ख़त्म करते हैं और फिर GM सैयद सिंध मुत्तहिदा महाज के नाम से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं। सिंध मुत्तहिदा महाज पहले तो क्योंकि 1 यूनिट में उनको बड़ा एक सक्सेसिव एक उनका रोल था, तो वो उसमें बड़े लोग थे। फिर GM सैयद यहया खान से मुलाकात करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, वो प्योर एक 1940 के रेजोल्यूशन के मुताबिक बनाने का मुतालबा करते हैं। फिर जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तो मेजॉरिटी जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं, वहाँ से इलेक्शंस लड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन GM सैयद दादू यानी 125 से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें उनका जो मुकाबला करते हैं वो मलिक असद सिकंदर जो हैं, अब उसके बाद जो फादर हैं मलिक सिकंदर खान, और सैयद मोहम्मद साले शाह ऑफ नैंग शरीफ कहते हैं, वो उनके मुकाबले में खड़े होते हैं दादू यानी 125। और फिर उसके साथ दादू में PS 34 पे उनके दोस्त अली मोहम्मद शाह राशिदी जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब उनके खिलाफ अब्दुल्ला शाह जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो उसके टाइम जो है वो, अब होता क्या है कि क्योंकि भुट्टो साहब के फादर के करीबी दोस्त थे, करीबी बल्कि नहीं, वो सिंध पीपल्स पार्टी के फाउंडर्स में थे, तो भुट्टो साहब ने फिर अपने करीबी जो साथी हैं उस टाइम मखदूम तालबुल मौला को GM सैयद के पास भेजते हैं कि आप हमारे सीट एक 127 ठट्टा से यानी 127 पे आप आज़ाद लड़ें या जिस तरह से भी लड़ें, हम वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे, आप वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ें। भुट्टो साहब का ये मैसेज पहुँचाया GM सैयद को कि आप वहाँ से इलेक्शन लड़ें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मलिक सिकंदर खान जो थे वो उनके दस्तबरदार होने से उन्होंने इनकार कर दिया या वट एवर जो कंडीशंस थी, लेकिन आप अली मोहम्मद शाह राशिदी की हिमायत नहीं करें। तो GM सैयद ने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे एक वादा कर चुका हूँ, तो मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता, इस वजह से मैं दस्तबरदार नहीं होता। फिर वो इलेक्शन साई लड़े और फिर वो इलेक्शन में उनको डिफीट हुई और फिर आगे चल के यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि फिर 1970 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है वो अवामी लीग जीत के आती है 167 सीट्स के साथ, लेकिन उसको हुकूमत नहीं जाती। और फिर 88 सीट्स जीतने वाले को वही रविश रख के हुकूमत बनाने का कहा जाता है, तो फिर वो बांग्लादेश जो है वो उठ के खड़ा होता है। ऑपरेशन सर्च लाइट, फॉल ऑफ ढाका, 16 दिसंबर 1971 के बाद फॉल ऑफ ढाका हो जाता है, एक मुल्क का हिस्सा हम लूज़ कर देते हैं। अब दूसरी कहानी शुरू होती है, ईस्ट पाकिस्तान अब बचता है। फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भुट्टो साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए थे 20 दिसंबर 1971 को, फिर उन्होंने यहया खान को रेस कर दिया। यहाँ से कहानी शुरू होती है कि GM सैयद ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में कैसे मदद की।
वही बात जिस तरह से 1972 में, क्योंकि बड़ा चैलेंज वही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना था मुल्क का, जो पीछे ईस्ट पाकिस्तान बचा है। 17 जनवरी 1972 को JM सैयद की वैसे जो सालगिरह होती है, एज यूजुअल इवेंट होता है सन में, वहाँ पे एक तकरीर करते हैं और फिर वो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कुछ वो तजवीज़ात देते हैं। जब ये बात खुफिया इदारों के तहत जब भुट्टो साहब तक पहुँचती है तो वो फिर एक रुकेस भेजते हैं 19 फरवरी को हामिद अली मेमन, जो उस टाइम के DC हैं दादू, उसके तहत वो जब उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करें, और 22 फरवरी को भुट्टो साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन वो मुलाकात 5 मार्च 1972 को जाके तय होती है। जब JM सैयद प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं तो भुट्टो साहब उनसे बड़े एक कुर्बत और इज़्ज़त, और बाकी ऑफ कोर्स उनके जो बाप के करीबी दोस्त हैं, तो फिर उनको JM सैयद भी कहते हैं कि मैं आपके फादर के साथ बड़े, वो ऑफ कोर्स इनके कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन वो भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा कि आप अपनी गारंटी पे, जो उस टाइम के नेशनल अवामी पार्टी के जो गवर्नमेंट थी, वली खान और अताउल्लाह मैंगल को अपने बिहाफ पे राज़ी करके आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करें। तो वो JM सैयद अपनी गारंटी पे उनको राज़ी करते हैं। 6 मार्च 1972 को एक मुआहदा होता है, फिर वो आगे चल के वो राज़ी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, दोनों हुकूमत, नेशनल अवामी पार्टी अताउल्लाह मैंगल की और वली खान दोनों, क्योंकि बलूचिस्तान और KP में गवर्नमेंट नहीं थी पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की उस टाइम भी वैसे मेजॉरिटी जो है वो पंजाब और सिंध में थी। आगे चलते हैं तो फिर वो जून में, क्योंकि भुट्टो साहब 28 जून को इंडिया जा रहे थे, तो उन्होंने 27 और गालिबन पहले JM सैयद को कहा कि आप मेरी, जो क्योंकि वो सोल्जर्स वहाँ के थे, पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स, उनको छुड़ाने के लिए इंदिरा गांधी के साथ डायलॉग है, उन्होंने मदद करने की ऑफ़र की और हमें चले इंडिया। तो उन्होंने कहा कि आई कैन जस्ट ऑफर हेल्प, और उन्होंने की, लेकिन वो गए नहीं। तो वो भुट्टो साहब ने फिर जुलाई में 2 जुलाई, जो कि वहाँ पे जो है वो 1972 में जो है उन्होंने जाके शिमला जो मुआहदा किया, और फिर वो सोल्जर्स, इससे पीछे फिर वहाँ पे जो कि उस टाइम के CM थे मुमताज़ अली भुट्टो साहब, उन्होंने, क्योंकि 7 जुलाई 1972 में जो लैंग्वेज बिल आए थे सिंध असेंबली में, इससे फिर पीछे एक बड़ा ये बुनियाद थी लसानी फसादात की। भुट्टो साहब बाहर थे, फिर वो वापस आए, और 7 जुलाई को भुट्टो साहब, तो 7 जुलाई 1972 को जैसे CM उस टाइम के मुमताज़ अली भुट्टो साहब वो लैंग्वेज बिल लाते हैं, तो उससे उर्दू और सिंधी के जो कंट्रोवर्सी है उसका बुनियाद पड़ता है। लेकिन JM सैयद फिर बीच में आके वो डायलॉग करवाते हैं और फिर उसको हल करवा के, वो भी बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था साईं JM सैयद का उसमें, कि वो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी को उसमें वो क्या कहते हैं उसको धीमा कराने में या डिमिनिश कराने में। लेकिन असल मसला फिर एक टर्निंग पॉइंट आती है। वो टर्निंग पॉइंट है 13 फरवरी 1973, जिसमें भुट्टो साहब जो वहाँ की जो सिटिंग गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, अताउल्लाह मैंगल की जो गवर्नमेंट है, वो ख़त्म कर देते हैं, वली खान और सबको जेल में डाल देते हैं। ये था टर्निंग पॉइंट जहाँ से JM सैयद सारा जो अपना ट्रस्ट है, जो बिलीफ है, वो खो देते हैं। एंड ही रियली गुड शॉक्ड, क्योंकि उनको बुला के प्रेसिडेंट हाउस में जो है ना गारंटी ली गई, उनके बिहाफ पे सब कुछ हुआ, लेकिन उसी मुआहदे की जो 5 मार्च 1972 को मुआहदा होता है, वो फिर 13 फरवरी 1973 को भुट्टो साहब तोड़ के सारी हुकूमतों को डिसॉल्व करके वहाँ अकबर बुगटी को बिठा देते हैं, और वहाँ पे जो है वो फिर इसी तरह से ये मामला आगे चलता है। जब 70 की ये इलेक्शन हुई तो बांग्लादेश, बंगाल का हुआ 5 पॉइंट से वो, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल था कि भाई अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया कि भाई जी, एक तो बात कहते हैं कि भाई भुट्टो साहब को भी बनाया गया, अयूब खान से जब निकाला गया और पीपल्स पार्टी बनाई और फिर उसको किया, तो उस ज़माने में तो मार्शल लगा हुआ था ना, मार्शल लगा हुआ तो फिर पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है, उसको कैसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट एक
कर रही है, एक तबका इसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है, उसको बड़ा के यहाँ के कर दिया कि भाई वेस्ट पाकिस्तान में सारा भुट्टो जीत के आ जाए। और उन्होंने उनके नज़र में था कि इस पाकिस्तान में हम जीत जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो पता चला कि वहाँ से तो कोई नहीं जीत सके, एक सीट भी नहीं जीत सके। और यहाँ पर हो गई तो 80 सीट वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 160 वाले को मुल्की निकाल दिया कि मुल्की ख़त्म कर दो। तो जब ये पोजीशन आ गई तो फिर साइन ने उसके बाद भी साइन ने कहा चलो बांग्लादेश भी चला गया, शेख मुजीब चला गया, अब चलो बंगाल हो गया, अब उसके लिए कुछ बेहतरी लाए। तो भुट्टो साहब ने कहा कि भाई आप करो, साइन से भी हेल्प मांगी कि भाई करो, हमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करो उसमें। तो साइन ने कहा कि साइन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें कौमों की आइडेंटिटी रखो कि भाई उसके लिए उसकी राइट्स होंगी। तो भुट्टो साहब ने उस पर वादा किया। तो उन्होंने कहा थे मुझसे मिला के तो वली खान, यहाँ से बिजनजो साहब, अताला मैंगल, मरी, इन सबको साइन ने राज़ी किया कि भाई भुट्टो के साथ मिलो और ये इसके सपोर्ट करो, और ये नहीं करेगा। सब ने सपोर्ट की। पता चला कि जब 1973 का रेजोल्यूशन पास करा, उसमें चेंजेस ला के सबको गिरफ्तार करके गवर्नमेंट भी बलूचिस्तान भी ख़त्म कर दी, KPK भी ख़त्म कर दी, सबको जेलों में डाल दिया, उन पर गद्दारी का केस लगा के सबको अंदर कर दिया। तो साइन ने कहा तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने सबको कर दिया। साइन पे भी इल्ज़ाम आ गया कि वो सिंधी की वजह से साइन ने सपोर्ट किया है भुट्टो को। तो वो उनके दिलों में भी थोड़ी सी आ गई कि ये भुट्टो को साइन जेम्स ने इसलिए किया है कि वो सिंधी था, उसको उन्होंने किया। तो साइन ने कहा मैंने तो गुड फेथ में किया कि भाई अच्छी चीज़ करा है तो हम उसके लिए सबको अब सपोर्ट कराते हैं। और फिर जिस तरह से ही 13 फरवरी को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट डिज़ोल्व होती है, तो 15 फरवरी में जो जमीयत उलमा इस्लाम और नैब की जो कंबाइन जॉइंट गवर्नमेंट थी KP में, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। और फिर इसी तरह से आपका 6 मई 1973 को, क्योंकि अप्रैल में भुट्टो साहब फिर वो रेजोल्यूशन मंजूर करा दे अप्रैल 1973 में, और 1973 6 मई को GM सैयद को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिर साइन ने कहा कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जब तक सिंध अलग नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस साइन की जो सिंध का अलग या सिंधु देश का मसला था, वो भी यही था कि हमें मुल्क नहीं चाहिए, या ये कि वो सिंधु देश बन के और वो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ह्यूमैनिटी के लिए, कि आइंदा के लिए हम अमन अमान रखें। जो 54 की जो जेनेवा में जो तकीर की है ना, वही साइन की उसका बेस था कि इस मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही चलेगा। इसलिए सिंधु देश चाहिए कि हम अपनी रखें, उसमें फ़िलासफ़ी हम दुनिया को पहुंचाएं। इसलिए तो वो फर्स्ट स्टेप था सिंधु देश, इसलिए फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से मायूस हूँ, इसमें चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया मुल्क, और इस्टेब्लिशमेंट इसको चलाती रहेगी। और फिर ये मामला जिस तरह से चलता है भुट्टो साहब के बाद, तो वो एक अलग ही कहानी है। जैसे भुट्टो साहब का दौर ख़त्म होता है 5 जुलाई 1977, फिर 4 अप्रैल 1979 के बाद जिस तरह का एक दौर है MRD में साइन जेम्स सैयद जो है वो मुखालफत करते हैं MRD की, और फिर एक वो अलग उनका एक स्टैंड है कि मेरा सियासत जो है वो एक नज़रियाती और फाउंडेशन, जहाँ तक GM सैयद का जो सिंधु देश का मॉडल है वो लॉन्च हो चुका है। फिर वो उनका मिजाज क्या है GM सैयद की सिंधु देश वाली जो जदोजहद है, उनका बुनियाद क्या है, वो उनकी फाउंडेशन क्या है, उनका विजन क्या है, वो एक अलग एक समझने के लायक है। अब पहले MRD पे आते हैं, क्योंकि उसके बाद वो आती है। MRD में ये होता कि जब MRD की मूवमेंट हुई तो वो हुई थी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या कि एक ज़ियाउल था, दूसरी तरफ ये थे। डेमोक्रेसी के लिए तो सारी पार्टीज़ मिली कि भाई हम उसके लिए फ़ाइट करें। उस वक्त साइन ने तो इससे सारा ऐसे मायूसी आ गई कि भाई मुल्क नहीं सुधरेगा, ये हुकूमत डेमोक्रेसी ये सब फजूल है, ये सारा ये जब तक सिंध आज़ाद नहीं होगा। तो साइन की फ़िलासफ़ी तो यही थी। तो उस ज़माने में सिंध की मूवमेंट चल गई, MRD की चैरी चल गई। तो साइन उसमें इसलिए हिस्सा नहीं था कि अगर उसमें साइन हिस्सा लेते, जो तारीख ने साबित भी किया है, और अब अगर ना भी करे तो 100 साल के बाद जाके बिल्कुल सही होगा। साईं की जो शख्सियत है ना, वो पहले भी आपको मैंने बताया कि साईं की शख्सियत हमेशा आज 100 साल तक यही डिस्कशन में चलती रहेगी। एक उसके हिमायती होंगे, मुखालिफ चलता रहेगा, वो बातों में इस तरह से गपशप होती रहेगी, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो उससे लगाएंगे साईं ने कपड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो 100 साल के बाद जब रियल हिस्ट्री जब लिखी, जब वो असेसमेंट होगी, जब वो नस्लें ख़त्म होगी जिन्होंने देखा ना सुना कुछ नहीं किया,
वो पढ़ लिख के फिर वही साईं को बनाए। शायद ये शख्स तो उभरेगी 100 साल के बाद। तब अभी तो आपको मुखालफत भी नज़र आएगी, हिमायत भी नजर आएगी। हिमायत वाले तो जो उनके साथ हैं वो ही रहते हैं, ये करेंगे। मुखालफत तो वो जो कराने वाले इस्टेब्लिशमेंट वो तो अपने अपने टाउट्स तो भेजते रहेंगे। वो अब यहाँ से जीएम सैयद का जो ज़िया-उल-हक के साथ जो रवाबित हैं या कुर्बत हैं उसको बड़ा हमेशा याद रखा जाता है। कहते हैं कि जीएम सैयद क्योंकि उस टाइम एमआरडी के मुखालफत कर रहे थे तो ज़िया-उल-हक को शायद ये गुमान था कि वो मुझसे जो है वो शायद रल मिल जाएं, लेकिन वो ऐसी बात होनी नहीं थी। तो उस टाइम मुसलसल जीएम सैयद उस टाइम के मिनिस्टर अली अमन तालपुर, मौला बख्श, सुमरो और इलाई बख्श उस ज़माने इन सबको इन ड्यूटी पे लगाया कि किसी न किसी तरह से जीएम सैयद को मुझसे मिलाएं। तो जब ये मैसेज पहुंचाया गया जीएम सैयद तक तो उन्होंने कहा कि ज़िया-उल-हक के पास अगर कोई एजेंडा है, अगर कोई प्रोग्राम है, अगर कोई प्लान है तो फिर बता दें ताकि उसके हिसाब से मैं सोचूं, वरना अगर ना उनको मुझसे मिलने का कोई फ़ायदा है ना मुझे। तो इस तरह से जब मैसेज पहुंचाया गया तो वो ज़िया-उल-हक ने यही कहा कि ठीक है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन फिर ज़िया-उल-हक के ज़माने में जीएम सैयद के साथ ज़िया-उल-हक की 3 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात वो दीवान मुश्ताक में हॉस्पिटल हैदराबाद में जब वो एडमिट थे दिल के आरजू से, तो वहाँ कैंट के दौरे पे आए हुए थे जीएम सैयद, तो अली अमन तालपुर साहब उनको वहाँ ले आए और फिर वहाँ पे वो वाली जो बात, एक बड़ा मशहूर किस्सा है पठान का, और वो भी सुनाया, बुल्ले शाह के शेर भी सुनाया, और इस तरह से उन्होंने एमआरडी के हवाले से बात हुई। तो फिर ज़िया-उल-हक ने कहा कि मुझे लाइब्रेरी घूमने का बड़ा शौक़ है, आप सुनाए बड़ी लाइब्रेरी है, और इस तरह की बात है। दूसरी जो मुलाकात हुई 1986 में, वो सुना है मोहम्मद खान जुनेजो की जो बेटी की शादी है उसमें हुई थी ज़िया-उल-हक साहब से मुलाकात। और फिर उस टाइम ये बड़ा बयान भी मशहूर हुआ जो हिल चुका था सारा जो है मीडिया, उम्मत अखबार या उसके जो होते कि जीएम सैयद शरीफ नफ्स, क्योंकि जीएम सैयद का वज़न ज़िया-उल-हक साहब भी नहीं उठा सकते थे, वो बड़ा भौंचाल मचा मीडिया पे और इस तरह को। तो फिर ये दूसरी मुलाकात थी। तीसरी मुलाकात थी अली अमन तालपुर के जनाजे पे, ये 1987 की बात है। उसी टाइम भी यही जिक्र हुआ था, जीएम सैयद का सन जाने का हुआ था, और उस टाइम क्योंकि बड़ा एक मामला चल रहा था तो ये लेकिन उस टाइम भी क्योंकि जीएम सैयद ये थ्रू आउट कहते थे कि आई हैव नो एनी काइंड ऑफ द ग्रीड फॉर द पावर, और मैं सारी स्ट्रगल से बाहर हूँ। जो मेरा मॉडल है, जब मैं स्ट्रगल है, वो एक बड़ी विजनरी है, आदर्शी एक स्ट्रगल है और लोगों के भले के लिए एक लॉन्ग टर्म मॉडल है। तो इस तरह से मुझे इस तरह की कोई पावर टाइप चीज़ें जो है वो इंस्पायर नहीं करती। तो वो इस तरह की बड़ी 3 ये मुलाकातें ज़िया-उल-हक साहब के साथ उनकी बड़ी जो है वो मशहूर है। ज़िया-उल-हक का मैं एक किस्सा बताऊँ, वो तो आम मशहूर है सबको, लेकिन उस समय तो ज़िया-उल-हक का ये हुआ था कि मीर अली अहमद तालपुर, वो साईं के भी दोस्त थे, वो उस ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर थे। तो साईं को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो दीवान मुश्ताक था हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पर दाखिल हुए। तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे मीर अली अहमद तालपुर, वो ज़िया-उल-हक को लेके आ गए कि साईं अली अहमद तालपुर, 2 भाई थे, रसूल बख्श तालपुर और अली अहमद तालपुर। अली अहमद तालपुर उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो ज़िया-उल-हक को लेके आ गया दीवान मुश्ताक में साईं को पूछने लगे। तो ज़िया-उल-हक ने खुद साईं से ये सवाल किया कि भाई आपने फिर एमआरडी की सपोर्ट क्यों नहीं की। तो साईं ने उसको बड़ा फ़नी उसको किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि भाई एक पठान था, वो गया लाल बाज़ार में, तो कोई रक्स कर रही थी, तो वो बेरवी कोई ये गाना चला था, उसको दूसरा कह रहा था कि भाई साथ में बैठा हुआ, तो उसने कहा खान साहब तुम्हें समझ में आता है कि क्या है ये मामला, ये क्या गा रही है। उसने कहा सब समझ आता है, सब क्या आता है। तो उसने फिर दूसरा गाया राग, तो उसने कहा ये कौन सा राग है। उसने कहा ये भी मुझे आता है, सब समझ में आता है। उसने कहा खान साहब बताओ सही। उसने कहा कि सर, उसने कहा कि हाँ ये सब चौथने का मामला है। तो खान साईं ने उसको कहा कि ये सब आप लोगों का पावर का मामला है, तुम्हें अपना पावर चाहिए। एमआरडी वाले कहते हमारा चाहिए, हमारा पावर से कुछ नहीं जाएगा, इसलिए हम बीच में नहीं पड़ते। तो वो भी हंस पड़ा उसमें ये। तो साईं ने उसको जवाब ये दिया था, भाई पावर के लिए आप अपने चक्कर में लगे हो, वो क्या चाहते हैं, हमारा पावर से कंसर्न ये नहीं है, इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं की। तो ये हुआ था ज़िया-उल-हक के साथ, यही राब्ता। उसके बाद फिर मीर अली अहमद तालपुर की जब डेथ हुई तो उसके जनाजे में गए, तो दूसरी मुलाकात वो हुई वहाँ पर। तो वो खुद साईं का गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आए और फिर उनको बिठाया और ये किया। वो तेज़ तो आदमी थे, उस बातें करते थे, बाकी और कोई उन्होंने ही फिर आखिर में साईं को आखिर तक जेल में रखा और ये रह गया।
उसके बाद बैकडोर तो यही मुलाकातें करते रहे साईं ने, तो कभी बैकडोर वो तो मिलने आए ना, साईं उनके साथ मिलने गए ना, क्या हुआ। और ज़िया को रखा भी तो भुट्टो साहब ने खुद ही रखा था, चीफ ऑफ स्टाफ बना था। वो ये दौर जब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये वो दौर है 1985 या 87, और जैसे मैंने बताया कि 7 जुलाई 1972 को जो लैंग्वेज बिल से उर्दू और सिंधी और लसानी चीज़ों का बुनियाद बना सिंध में, तो वो फिर उस टाइम भी वो GM सैयदी थे जिन्होंने दोनों साइड बात करके वो उसको बात को जो है वो जो नफ़रत थी उसको कम करने में GM सैयद ने बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन दूसरी स्कीम उस टाइम दोबारा लॉन्च हुई, वो MQM का बनना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। लेकिन किसी और वीडियो में भी हम ये डिस्कस करके आए कि ये लॉन्च एक लसानी स्कीम थी सिंध में, लेकिन उसमें GM सैयद कहाँ खड़े थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि GM सैयद का जो मॉडल था वो सिंधु देश का मॉडल, उसमें सब कौमों को एक्सेप्ट करने वाली बात थी। सिंधी, मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग उस बड़े लीडर अल्ताफ़ हुसैन, वो सारे जो है वहाँ मिलते थे GM सैयद के साथ, तो उनकी बड़ी मुलाकातें होती थी। यहाँ जिना हॉस्पिटल में GM सैयद एडमिट हों, हैदर मंजिल पे उनकी बड़ी मुलाकातें, और यहाँ ख़ास करके जो यहाँ लालू खैत में GM सैयद के बर्थडे का एक बड़ा फंक्शन हुआ, वो वहाँ आते हैं GM सैयद की बड़ी, तो वो उसमें इतना वो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी थी कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये लसानी स्कीम हमें किसी भी तरह से वो काबिल कबूल नहीं है, या जो हमारा जो वतनी मॉडल है जिसमें हम बात करते हैं सिंधी कौम की, उसमें सारे हमारे जो है वो किसी न किसी तरह से एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो GM सैयद के आगे हम तारीख देखते हैं तो वो सारे इसके खिलाफ बड़े जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल जदोजहद की कि भाई ये लसानी नफरत एक लॉन्च स्कीम है, इसमें फिर आखिर तक वो इसके खिलाफ लड़ते रहे, और फिर इंटेंशनली उनके ई पार्टी से एक धड़ा निकाल के वो 1930 सितंबर का जो वाक़या हुआ, वो भी आगे चल के पता चलता है कि ये सारा करा एक इंजीनियर्ड और डिज़ाइन लसानी स्कीम थी। तो ये असल में इस तरह का एक ये 1990s तक यहाँ लसानी स्कीमें बड़ा ज़ोर शोर ले चुकी हैं। उसमें देखें ना, साईं की एक आइडियोलॉजी थी हमेशा ये कि भाई नेशन जो भी है, जो एनी बेसेंट थी ना, जो मैंने कहा पहले कहा एनी बेसेंट की भी एक फिलॉसफी जो थी साईं को, उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक आई थी कि किसी भी लैंड पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आके सेटल होते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कोई भी रिलीजन वाले हैं, वो उस लैंड से रिलेटेड रहेंगे। तो साईं की फिलॉसफी भी उसी की, वो जो पुरानी उसकी जहन की थी वही थी। भाई सिंध में रहने वाला उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी हो, पठान हो, वो जो सिंध में रहता है और उससे रोज़गार से मुंसलिक हो गया तो वो सिंधी है। तो आज भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी तो यहाँ से जो बलोची हैं सिंध में, लेकिन ओनर तो वही है ना, क्योंकि वही सब मेजॉरिटी भी हैं लेकिन सिंधी है। सैयद भी इमिग्रेंट आए, वो भी हो गए, वो भी सिंधी हो गए। इस तरह से दूसरी ये उर्दू स्पीकिंग आए इंडिया से आ गए, वो उनको आगे बढ़ाया गया, कोई भाई करो ऐसी बातें, तो वो भी आगे होना ही सिंधी है। तो उस वक्त रशीद रिजवी थे यहाँ पर, और दूसरे अली मुख्तार रिजवी, और ये सारे थे उस ज़माने में साइंस से रिलेटेड थे। तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकातें कराई और ये कराई। तो अल्ताफ़ हुसैन तो सर नए थे, स्टूडेंट थे। तो एक लालू खेत में एक जलसा हुआ था, तो वहाँ पर साईं की सालगिरह थी, तो उसमें फर्स्ट में अल्ताफ़ हुसैन उस जलसे में आए। छोटे लीडर थे उस ज़माने में, उन्होंने तकीर की, पर उन्होंने कहा कि हम सिंधी हैं, ये हैं, करेंगे, मुहाजिर हमारी आइडेंटिटी है, नाम है, बाकी हम सिंध के साथ रहेंगे। फिर साईं से मुलाकातें काफ़ी रहीं, आना जाना हैदर मंजिल पे, ये वो सब कुछ। तो हमेशा वही हैदर मंजिल पे आते थे। बाकी कभी कभी उस वक्त ये होता था कि अल्ताफ़ हुसैन से कोई मैसेज भेजना होता था, फिर इनके थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू जाने होता था कि उनको भेजते थे कि भाई जाके बातचीत करके आओ। तो अल्ताफ़ हुसैन की बात यही थी उस ज़माने में। फिर ज़ाहिर है एक एक पार्टी में अलग अलग होते हैं डिफरेंसेस, फिर उन्होंने किया, फिर आगे आगे पावर में आते गया तो उनको एक्सट्रीम तक ला के कर दिया। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की यही बात थी कि भाई हम सिंध में रहने वाले तो हम सिंधी बन के रहेंगे और ये करें, इसलिए साईं ने उसको सपोर्ट किया। और थ्योरेटिकली और आइडियोलॉजिकली भी साईं की यही थी कि भाई यहाँ पर सिंध में रहने वाले उर्दू हो जो है वो उनको सिंधी ही हैं, बाकी ज़बान है वो लैंग्वेज तो होती है, वो यहाँ पर हमारे सराइकी भी है, सिंधी भी है, वो अपना लाड़काना की तरफ अलग लैंग्वेज है, ठठा की तरफ अलग लैंग्वेज है, सिंधी है लेकिन एक्सेंट अलग है।
तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, इस तरह से ये भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब अरबी आके वो सिंधी बन गए, बलोच आके सिंधी बन गए, तो ये भी सिंधी बनना है, तो रियलिस्टिक यही होना है। लेकिन फिर वो जब इस्टेब्लिशमेंट को ख़राब लगी बातें, तो उन्होंने ऐसी झगड़े शुरू कराने की है कि आपस में हुआ। तो पहले तो छोटा छोटी हैदराबाद में हल्के फुल्के हुए, लेकिन उस पर वो कंट्रोल होते गए। एक्सट्रीम हो गई जब 30 सितंबर का वाक़या हुआ, तो वो 30 सितंबर का वाक़या जो वो पूरा फिर रिफ्ट आ गया उसमें। तब तक तो वो अल्ताफ़ हुसैन कंट्रोल कर, 30 सितंबर के बाद उसके शायद कंट्रोल में भी नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से सारा हो गया। तो वो जो लोग इस्तेमाल हो गए 30 सितंबर में और जाके हैदराबाद में किलिंग कर दी, वो कर दी, तो वो किसके थ्रू हो गए, कैसे वो ड्रामाटाइज हो गया, एक मूवी बन गई कि कैसे हुआ, लाइटें चली गई, फायरिंग हुई, ये हुई, हथियार आई, जेलों से लोग निकले, वो आके फायरिंग चले गए, फिर वापस जेल में चले गए। तो ये तो सारा मैनिपुलेटेड है ना, जो अब तो सब कुछ जाहिर हो गया है कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बताया था, वो दूसरी भी, कि लोगों में एक होती होप होती है। तो साईं तो एक ऑप्टिमिस्ट थे, और दूसरा वो ऑप्टिमिस्ट में वो इतनी होप उनकी थी कि भाई सिंध के लिए बस जो करना है, तो उनकी सिंध से मोहब्बत थी, तो भाई मुझे इसके लिए कुछ भी करना है, बस इसके लिए ही करना है। और उसके लिए कोई सेकंड थॉट तो था नहीं कि भाई पॉलिटिक्स में करना है, इसलिए लड़ना है, झगड़ना है, इसके लिए करना है। तो एक तो उनकी वो टारगेट ओरिएंटेड और ऑप्टिमिज्म ये बड़ा था, यही इंसान को जज्बा दे के वो अपने थे, इसलिए आखिर तक वो उसी पर रहे। बाकी जो जैसे हालात की वजह से फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, थोड़ा से देखते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या हो रही है, और वो आइडियलिस्ट पॉलिटिक्स है, तो वो आइडियलिज्म के में थे, तो वो आइडियलिस्ट पॉलिटिक्स ही आखिर तक करते रहे, और उसमें वो ऑप्टिमिस्ट भी रहे। लेकिन लोग अभी ज़माने में हालात को देखते हैं, ये करते हैं, इसलिए आप साईं को देखेंगे कि साईं के जितने भी दोस्त थे शुरू से लेके आखिर तक, दोस्त या जितने वो अपने कंपेनियन थे, कोई भी साईं के साथ नहीं रहा, सब चले गए। वो इसलिए चले गए भाई कौन इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेगा और कौन आइडियल पॉलिटिक्स करेगा, हर एक को चाहिए तो अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। तो इसलिए कोई भी उसके लिए एक एग्जांपल छोटा छोटा मसला है कि आप मैं कहूँ साईं की हिमायत में बात करूँ, आप मुखालफत में बात करो, और इसमें तो ये इसके लिए इस पर जजमेंट कहीं नहीं। आप हिस्ट्री का एग्जांपल लो, 3 एग्जांपल रख लो सिर्फ, कि आपको सब पता चल जाएगा। नंबर 1 कि भाई जब 1 यूनिट बना तो किसने हिमायत की, किसने मुखालफत की, पता चल जाएगा कि जो आजकल उनकी औलादें क्या चल रही हैं वो करें, वही है। सिर्फ 4 लोगों ने 1 यूनिट मुखालफत की थी, बाकी सब ने हिमायत की थी। साईं कौन से थे? एक था साईं GM सर को जेल में डाल दिया, उनको तो वोट ही नहीं देने दिया। बाकी थे अब्दुल हमीद जत्तोई, ठीक है, रईस गुलाम मुस्तफा बुरगड़ी, ठीक है, एक शेख साहब थे लाहौर इसके, और एक हिंदू थे। 4 लोगों ने किया सपोर्ट और ना मुखालफत में वोट दिया 1 यूनिट के, बाकी सारी सिंध ने। दूसरा फैक्टर बताएं। हाँ, अब सेकंड फार है फातिमा जिन्ना के इलेक्शन। और जिन्ना साहब के तो साईं सख्त मुखालिफ थे ना, जिन्ना साहब से तो डिफरेंस था भाई, आपने तो उसकी बहन को क्यों सपोर्ट किया। अब फातिमा जिन्ना को जब वोटिंग हुई तो एक डिक्टेटर अयूब खान के साथ कौन थे और उसके मुखालिफ कौन थे। तो आप आज की सिंध में देखें तो सबके सब अयूब खान के सपोर्टर थे, एक साईं GM से थे यहाँ पर। तीसरा होता है। अब तीसरी बात आ जाए, अब आप बता दें, अब तीसरा ये है कि अब जब 70 की इलेक्शन आई, 5 पॉइंट हुई, 6 नुकात आए बांग्लादेश की, उसमें किसको नुकसान था? नुकसान तो किसी का नहीं था। वो तो बल्कि आज तक वो 18th अमेंडमेंट और ये तो सारी चीज़ें वही हैं, वही वो कह रहे थे। उसमें कौन उसके शेख मुजीब के साथ खड़ा रहा? कोई नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी कोई नहीं रहा, सब हट गए, साईं खड़े थे। तो हिस्ट्री तो आहिस्ता आहिस्ता खुद जजमेंट देगी ना कि भाई जो राइट मूवमेंट था, राइट चीज़ थी, उसके साथ कौन खड़ा रहा, कौन उसके मुखालिफ रहा, तो उससे पता चल जाएगा।